पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ली वांग उस स्कल मॉन्स्टर को हराकर उसकी सारी पावर इनहेरिट कर लेता है। उसके बाद वो मेड्यूसा को हराते हुए उसकी स्पिरिचुअल बॉडी को ट्रैप कर चुका था और फिर फाइनली वो सोंगबायरी पर अटैक करके उसे जान से मार देता है। और ये सब करने के बाद उसके अपर वर्ल्ड जाने का टाइम आ गया था। अपर वर्ल्ड जाने के बाद ली वांग को पता लगता है कि उसके फादर ट्रबल में हैं। इस पार्ट के स्टार्टिंग में ली वांग के फादर उसे देखकर काफी ज्यादा खुश थे। जेंग भी ली वांग के फादर से मिलकर काफी ज्यादा खुश थी और वो चीफ एल्डर ली वांग के फादर को ग्रीट करने लगते हैं। ली वांग के फादर काफी क्रिटिकल तरीके से बीमार थे, जिन्हें देखकर ली वांग को उनकी फिक्र होने लगती है। वहीं ली वांग को देखकर वहां पर मौजूद बाकी सारे एल्डर्स कहते हैं कि तुमने अभी कहा कि तुम्हें क्लैन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। ली वांग कहता है कि मैंने कहा है तो मैं करूंगा भी, पर एल्डर कहते हैं पर तुम कैसे करोगे, तुम्हारी कल्टीवेशन तो गॉड डिपार्चर रियान पर है। मैंने तो सुना था कि तुमने अपर रियान में इतने नीच और घिनौने काम किए थे जिसकी सजा के तौर पे तुम्हें मॉडल वर्ल्ड में भेज दिया गया था। दूसरे एल्डर कहते हैं कि हमारे सेक्ट में जितने भी बाकी सारे स्टूडेंट मौजूद हैं वो इससे काफी ज्यादा बेहतर है और इसके कंपैरिजन में उनकी कल्टीवेशन भी बहुत अच्छी है। एटलीस्ट वो सभी डिवाइन कंडेंशन रियान पर तो है। इसके बाद एक और फीमेल एल्डर ली वो वांग से कहती है, ये कोई नॉर्मल क्लैन कंपटीशन नहीं है जिसे तुम एंटरटेनमेंट के लिए ज्वाइन करना चाहते हो। असल में तो ये कंपटीशन इसलिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ताकि यंगर जनरेशन के सबसे पावरफुल पर्सन को चूज किया जाए। इसलिए इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार फिर से सोच लो। उन सभी एल्डर्स की बातें सुनने के बाद ली वांग कहता है कि आप लोगों की बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग नहीं चाहते कि मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूं। वो बूढ़े एल्डर कहते हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। ली वांग कहता है कि मेरे आने से पहले आप लोग मेरे फादर को उनके घर से बाहर निकाल रहे थे, उन्हें अपनी पोजीशन को छोड़ने पर मजबूर कर रहे थे। क्या आपको डर नहीं था कि मैं वापस आने के बाद आप लोग उससे रिवेंज ले सकता हूँ? ये सुनकर तो वो बूढ़े एल्डर कहते हैं कि ये लड़का मॉडल वर्ल्ड से वापस आने के बाद कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है। तभी दूसरे एल्डर जो कि एल्डर की टीम को लीड कर रहे थे वो कहते हैं कि अगर ये बच्चा ट्राई करना चाहता है तो इसे करने देते हैं, आखिर हम भी तो देखें कि इसके अंदर कितनी एबिलिटी आई है मॉडल वर्ल्ड से वापस आने के बाद। वहीं वो फीमेल एल्डर ली वांग से कहती है कि पहले ही तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं, ये लाइफ और डेथ गेम है, तो दूसरों के हाथों मरने के बाद ये मत कहना कि हमने तुम्हें पहले एडवाइस नहीं दिया था। पर ली वांग तो अपने फादर के साथ उनकी बकवास को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है, ये कहते हुए कि दोबारा अगर तुम में से किसी ने मेरे फादर को परेशान करने की कोशिश की तो मैं इस तरीके से चुप नहीं बैठूंगा। तभी सिस्टम ली वांग को अपडेट देती है कि उसने काफी सारी पावर हासिल कर ली है और अब वो वॉइड रियाल्म पर पहुँच गया है। ये कल्टीवेशन की 10th लेवल थी, जिसके बारे में वो कहती है कि अब तुम्हें एटर्नल पिल मेथड यूज करना होगा और तुम्हें काफी सारी न्यू टेक्निक्स हासिल हुई हैं, जिसमें से पहला है सोल सील टेक्निक और इसके अलावा अब तुम्हारे पास स्पिरिचुअल बीस्ट के तौर पे 5 कलर स्काई पाइथन भी मौजूद है। ली वान जेंग के साथ उस बड़े से बोट में ट्रैवल करते हुए कंपटीशन वाले प्लेस पर जा रहा था, जहां अभी भी सिस्टम उसे अपडेट दे रही थी, ये कहते हुए कि तुम्हारी पावर डिवाइन रियाल्म के मिडल पर पहुंची है और ऐसा इसलिए है क्योंकि अब वो अपर रियाल्म में मौजूद है, जहां उसकी पावर 50% सप्रेस हो चुकी है। ली वांग सिस्टम से चिढ़ते हुए कहता है कि आखिर मेरी पावर इतनी कम कैसे हो सकती है, मैंने तो उस डेस्टिनी सन को मारा है ना। उसे मारने के बाद मुझे कितनी सारी डेस्टिनी वैल्यू मिली थी, जिसका यूज मैंने अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने के लिए किया था। वो जेंग के साथ अपनी क्लोजनेस बढ़ाते हुए कह रहा था, सिस्टम खुद को अपडेट करो और चेक करो कि क्या ये पावर एग्जैक्टली वही है। सिस्टम ली वांग की बात सुनने के बाद कहती है कि मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं खुद को अपडेट करती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें उन सभी एल्डर्स को क्लैन कंपटीशन वाली जगह पर दिखाया जाता है, जहां वही फीमेल एल्डर अनाउंस करती है कि ली वांग की फाइट होने वाली है ली याओ से। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर टशन मारने लगते हैं। ली याओ तो काफी केयरफुली अरीना में एंटर होते हुए कह रहा था कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की कि तुम मुझसे लड़ सकता है। ली वांग उसी के बारे में सोच रहा था। वहीं उसके फादर उसे बताते हैं कि इस लड़के की कल्टीवेशन डिवाइन रियाल्म पर पहुंच गई है, ये यंगर जनरेशन का लीडर बनने के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट है। उसके फादर ली वांग को समझाते हैं कि वो तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो एक बार फिर से सोच लो, तुम उसे हरा नहीं पाओगे। ली वांग अचानक से कहता है कि अच्छा याद आया, ये बंदा तो वही है ना जिसे मैं बचपन में अपने घोड़े के तौर पे यूज करता था।
क्योंकि ये सबसे सस्ता, वफादार और कुत्ते जैसा हुआ करता था। ये सुनकर तो गुस्से से लियाओ का चेहरा लाल हो जाता है। वो कहता है कि भूलो मत, अब तुम पहले जितने पावरफुल नहीं रहे जो तुम अपनी पावर का यूज करके क्लैन के लोगों को बुली करो। आज की फाइट में मैं तुमसे अपने पुराने हिसाब भी चुकता कर दूंगा और फिर तुम कभी मुझसे पंगा लेने के बारे में सोचोगे भी नहीं। ली वांग तो काफी कैजुअली कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, और फिर वो अपने मन में सोच रहा था कि एक बार ये सिस्टम अपडेट हो जाए, उसके बाद मेरी पावर और कल्टीवेशन तुझसे काफी ज्यादा हाई हो जाएगी और तुझे तो मैं तब जवाब दूंगा। तभी अचानक से उसके सामने सिस्टम अपीयर हो जाती है जो उसे बताती है कि मास्टर, मैंने अपडेटिंग कंप्लीट कर ली है और मुझे पता लगा है कि अपर रियाल्म में आपकी पावर डिवाइन रियाल्म के पीक पर है। थोड़ी सी कल्टीवेशन के बाद ही आप ब्रेक थ्रू करके नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएंगे। ये सुनकर तो ली वांग एक इविल स्माइल देते हुए अपनी पावर का यूज करके लियाओ के पास पहुंचते हुए कह रहा था कि बच्चे, तुझे तो मैं वैसे भी सीरियसली नहीं लेता, तो तेरी बातों को क्या ही लूंगा। लियाओ भी मुस्कुराते हुए कह रहा था कि ठीक है, फिर अपनी आंखें खोल के देखो कि मैं बच्चा हूँ या तुम्हारा बाप। लियाओ की डिवाइन रियल्म की पावर सच में काफी ज्यादा अमेजिंग थी। वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने पास से तो बड़े बड़े ड्रैगन रिलीज कर देता है। उसका स्पिरिचुअल ऑरा देखने के बाद बच्चे उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो रहे थे। वो लियाओ की पावर देखकर कहते हैं कि ये बंदा तो अपने अल्टीमेट मूव को सबसे पहले ही यूज करने वाला है, इससे तो ली वांग एक ही झटके में मारा जाएगा। ली वांग के फादर के साथ साथ वहाँ जेंग भी काफी परेशान हो जाती है। वो दोनों तो परेशान होकर लियाओ को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, पर वो ओल्ड एल्डर अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उनका रास्ता रोकते हुए कह रहे थे कि अब सेरेमनी स्टार्ट हो गई है तो इंटरप्ट करने की कोई जरूरत नहीं। वहीं लियाओ तेजी से अपनी पावर का यूज करते हुए ड्रैगन स्काई फीस्ट का यूज करके ली वांग पर एक पावरफुल अटैक करने वाला था। सिस्टम कहती है कि अब तुम अपने सारे मूव्स का यूज कर सकते हो, तो ली वांग एक मुस्कुराहट के साथ अपने आगे पावरफुल शील्ड क्रिएट कर देता है। इस शील्ड की वजह से तो लियाओ जरा सा भी मूव नहीं कर पा रहा था। वो कहता है कि आखिर ये क्या है, इतना स्ट्रॉन्ग शील्ड मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। साथ ही उस शील्ड से चिपकने की वजह से उसे जोर जोर के बिजली के झटके लगने लगते हैं। ये झटके इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि वो उड़ता उड़ता अरीना से बाहर जाकर गिरता है। वो इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था कि उसके मुंह से ब्लड आने लगा था। ली वांग की ये पावर देखने के बाद वहाँ मौजूद सभी एल्डर काफी शॉक थे। ली वांग सभी के सामने अपनी स्पिरिचुअल पावर को शो करने लगा था। उसकी कल्टीवेशन देखने के बाद उस एल्डर की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसे तो लग रहा था कि ली वांग की कल्टीवेशन काफी लो होगी, पर डिवाइन रियल्म की पीक देखने के बाद तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहीं वो ओल्ड एल्डर जो इतनी देर से ली वांग को सबक सिखाना चाहता था, वो दूसरे एल्डर्स के पास जाकर कहता है कि ये बच्चा तो सच में अपने साथ स्किल्स लेकर आया है। ली वांग काफी नॉर्मली कहता है कि क्या आप किसी को फाइट नहीं करनी है फैमिली हेड की पोजीशन पाने के लिए, जिससे भी लगता है कि वो मुझे हराकर इस पोजीशन को डिजर्व करता है तो वो आकर फाइट कर सकता है। बच्चे ली वांग का ये एरोगेंट बिहेवियर देखने के बाद कहते हैं कि तुम सिर्फ डिवाइन रियल्म की पीक पर हो और घमंड तुम्हारे सर चढ़कर बोल रहा है। क्या तुम्हें हम इंसान नहीं लगते? हम सारे मिलकर अगर तुम्हारे साथ फाइट करेंगे ना तो तुम यहाँ टिक भी नहीं पाओगे। हम तुम्हें अपने यंग मास्टर के तौर पे नहीं देखने वाले, इसलिए हम सब तुमसे फाइट करेंगे। ये बोलने के बाद वो सभी स्टूडेंट्स अपने अपने स्वॉर्ड के साथ अटैक करने के लिए अरीना में कूद जाते हैं। चारों तरफ से आ रहे उन स्टूडेंट्स को देखने के बाद भी ली वांग काफी रिलैक्स था। वो कहता है कि इस दुनिया में 3 तरीके के आंट्स मिलते हैं। उनमें से पहली पावरफुल के आगे सर झुकाती है, दूसरी पावरफुल के लिए काम करती है और तीसरी पावरफुल के इर्द गिर्द घूमती है। और मैं वो अकेला इंसान हूँ जो यहाँ पर पावरफुल है, और अब मैं इन्हें ये दिखाने वाला हूँ कि मुझ जैसा पावरफुल और कोई नहीं। ये बोलने के बाद वो एक पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट करके एक ही नॉर्मल अटैक से उन सभी को अरीना से बाहर फेंक चुका था। उसके इस खतरनाक अटैक की वजह से वहाँ पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और जैसे ही वहाँ से धूल हटती है, बच्चे उनके आसपास का एनवायरनमेंट देखकर काफी शॉक थे, क्योंकि ली वांग ने जनरेशन के सबसे बेस्ट कहे जाने वाले सो कॉल्ड पावरफुल स्टूडेंट को एक ही अटैक में जान से मार दिया था। जो उस अटैक से बच गए थे वो ली हान को देखकर थर-थर कांपने लगते हैं। वहीं ली वांग उन्हें गुस्से से घूरते हुए तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था और उनकी हालत खराब हो रही थी। वो ये सोचकर इतनी बुरी तरीके से डर जाते हैं कि ली वांग उन्हें भी जान से मार देगा। ली वांग को अपने काफी ज्यादा पास आता देखकर वो लोग डर से उसके आगे अपना सर झुकाते हुए कह रहे थे कि आज से आप हमारे यंग मास्टर हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं अगर आप क्लैन हेड की पोजीशन होल्ड करे तो।
वहीं इसके बाद ली वांग एक सेटिस्फाइड स्माइल के साथ उन एल्डर्स की तरफ देखते हुए कह रहा था कि कैसा था ये सब, क्या अब मेरी एबिलिटी से कोई शक है। वो सभी एल्डर तो ली वांग की बात सुनने के बाद काफी बुरी तरीके से सहम जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता था कि उन्हें ली वांग से क्या कहना चाहिए, क्योंकि उनके आगे उनकी जनरेशन के स्टूडेंट्स की लाशें पड़ी थी। ली वांग ने उन्हें कुछ कहने लायक ही नहीं छोड़ा था और वो बुत बन के खड़े रह जाते हैं। उनमें से एक एल्डर तो गुस्से से वहाँ से चला भी जाता है। उसके जाने के बाद ली वांग कह रहा था कि लगता है इन्हें मैं पसंद नहीं आया। वहीं वो ओल्ड एल्डर कह रहे थे कि अब तुमने जब सभी बच्चों को हरा दिया तो हमारे पास कहने को कुछ नहीं है, तो आज से यंग जनरेशन के एल्डर तुम हो और अब फैमिली हेड की पोजीशन तुम्हारे हवाले की जाती है। अगर इनके पास कोई और पावरफुल स्टूडेंट होता तो ये ली वांग को कभी भी फैमिली हेड नहीं बनने देते, क्योंकि इनमें से कोई भी उसे पसंद नहीं करता। उन सभी एल्डर्स के वहाँ से जाने के बाद हमारे ली वांग के फादर काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। वो ली वांग की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि आखिर मेरे बेटे, तुमने इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू किया कैसे। पर तभी अचानक से उनके कानों में एक आवाज आती है जो कह रही थी कि लगता है सारा शो खत्म हो गया, मैं काफी ज्यादा लेट हो गई। ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि ली वांग की फियांसे डोंग यान की थी। उसे वहाँ देखने की उम्मीद किसी को नहीं थी, इसलिए ली वांग के फादर काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। वहीं डोंग यांग सीधी जाकर ली वांग से मिलते हुए कहती है कि तुमसे काफी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, क्या हाल है तुम्हारे। मुझे तो लगा था कि सबसे पहले तुम मुझसे मिलने आओगे, पर खैर छोड़ो, तुम्हारी खबर मिलते ही मैं ही तुम्हारे पास आ गई। उस लड़की की बातें सुनने के बाद ज़ेंग काफी चिढ़ते हुए उस ओल्ड एल्डर से कहती है कि आखिर ये लड़की कौन है। वो एल्डर बताते हैं कि ये लड़की हमारे यंग मास्टर की फियांसे है। ये बताते हुए वो भी काफी ज्यादा डर रहे थे। वहीं एज एक्सपेक्टेड ये सुनकर ज़ेंग के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिस्टम ली वांग को बताती है कि एक न्यू डेस्टिनी गर्ल अराइव हुई है जिसका नाम डोंग यांग है, और खास बात ये है कि इसकी डेस्टिनी 3000 है। ली वांग डोंग यांग को बड़े गौर से घूरने के बाद कह रहा था कि मेरी फियांसे कहीं से भी सीधी सादी तो बिल्कुल नहीं लगती। मुझे लगता है कि इसके इरादे थोड़े से खराब हैं। अब देखना ये है कि आखिर ये मुझसे चाहती क्या है। नेक्स्ट सीन हमें ली पैलेस का दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग लंच कर रहे थे, पर खाना खाने से ज्यादा तो दो खूबसूरत लड़कियों की आंखें टकरा रही थी। वो दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। उन दोनों के बीच का ये टेंस माहौल देखने के बाद तो ली वांग के फादर की भी हालत खराब होने लगती है। ली वांग भी उन दोनों लड़कियों को एक दूसरे को ऐसे देखते हुए कह रहा था कि अचानक से मुझे इस जगह की गर्मी बढ़ती हुई क्यों लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं बुरी तरीके से फंसने वाला हूँ। वो डोंग यांग को देखकर कहता है कि ये पक्का ये सोच रही होगी कि मेरा बाहर कहीं अफेयर चल रहा है, और दूसरी तरफ वो ज़ेंग को देखकर कहता है कि ये पक्का ये सोच रही होगी कि मैंने जानबूझ के इससे अपनी एंगेजमेंट का छुपाया। तभी एल्डर जू आकर टेंस माहौल को थोड़ा सा लाइट अप करते हुए बताते हैं, पवेलियन मास्टर, मैंने सभी घायल डिसाइबल्स की ट्रीटमेंट के लिए उन्हें भिजवा दिया है और अब सारी चीजें हमारे अंडर कंट्रोल है, घबराने की कोई बात नहीं है। तभी डोंग यांग खड़ी होकर अपनी जगह से उठ के एल्डर के सामने पहुंच जाती है। वो ली वांग के फादर के आगे झुकते हुए कह रही थी कि अंकल, मुझे आपसे एक चीज के ऊपर बात करनी है और मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये वाला मसला हम निपटा लें। पर डोंग यांग की पूरी बात सुनने से पहले ही ली वांग के फादर ऐसे प्रिटेंड करने लगते हैं जैसे कि उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है। वो कहते हैं कि मुझे इतना ज्यादा दर्द हो रहा है, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं उन एंसेस्टर के अटैक से बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया हूँ और अब मुझे अनबेरेबल पेन हो रहा है। मुझे लगता है कि मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है। वो एल्डर जू को अपने पास बुलाते हुए कहते हैं कि जल्दी से मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। एल्डर जू समझ गए थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो तेजी से उन्हें लेकर आगे बढ़ रहे थे, पर तभी डोंग यांग उनका रास्ता रोककर कहती है कि अंकल, पर मुझे इस बारे में बात करनी है। ली वांग के फादर उसे थोड़ा सा दूर हटाते हुए कहते हैं कि बेटा, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है और अगर तुम्हें मुझसे किसी टॉपिक पे बात करनी है तो एक बार मैं अपना ट्रीटमेंट करा लूं तो फिर हम कल बात करेंगे। वहीं वो जाते हुए अपने मन में ये सोच रहे थे कि मेरे बेटे के लव अफेयर्स में मैं बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता। पहले वो इस मसले को खुद सुलझा ले, मैं इस पे बाद में डिस्कशन करूंगा। ये बोलने के बाद वो एल्डर जू के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। ली वांग तो अपने फादर की एक्टिंग देखने के बाद मुंह बनाते हुए कह रहा था कि मेरे फादर को तो एक्टिंग करने भी नहीं आती है। इस तरीके की नौटंकी करते हुए वो मुझे इस मसले में फंसाकर खुद यहाँ से बच के निकल गए। वैसे मुझे अभी इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि आखिर इस डेस्टिनी लड़की की डेली रूटीन है क्या, इसलिए इससे बात तो करनी होगी।
ये बोलने के बाद वो खड़ा होकर खुद उसके पास जाकर कहता है कि कितना लंबे समय हो गया ना हम दोनों को मिले हुए। ये सुनकर तो डोंग यांग उसे काफी गुस्से में घूर के देखती है, जिससे बेचारा सहम जाता है और फिर वो अपने मन में सोच रहा था कि मैंने कुछ गलत कहा, इसका रिएक्शन इतना अजीब क्यों था। जहाँ तक मुझे याद है ये लड़की तो काफी ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन और बहुत ज्यादा प्यार करने वाली वाइफ थी ना, फिर मेमोरी से रियल लाइफ की इसकी पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा डिफरेंट क्यों है। सिस्टम ने मुझे बताया है कि ये एक डेस्टिनी गर्ल है, तो क्या इसकी बॉडी को किसी पावरफुल पर्सन ने होल्ड करके रखा है, जैसे कि मैं ली वांग की बॉडी को कंट्रोल कर रहा हूँ, वैसे ही हो सकता है कि ये किसी और की बॉडी को कंट्रोल कर रही हो। दूसरी तरफ डोंग यांग एक गहरी सांस भरते हुए कहती है कि अंकल यहाँ पर नहीं है, तो अब मैं तुमसे ही सीधी सीधी बात कर लेती हूँ। इसके बाद वो अपने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को बीच में से फाड़ते हुए कह रही थी कि मुझे तुम्हारे साथ इस रिश्ते में नहीं रहना। ये देखकर तो पहली बार ली वांग इस एनिमे में कंफ्यूज था। वो काफी शॉक होते हुए कहता है कि क्या इसने मेरे साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया। ये सुनकर तो झटके से ज़ैंग के हाथों से एक पॉट गिरकर नीचे टूट जाता है और वो काफी ज्यादा घबराते हुए वहाँ से भागते हुए कह रही थी कि मैं नया पॉट लेकर आई। उसकी ये हरकत तो डोंग यांग ने भी देख ली थी और उसे ये काफी अजीब लगता है। वहीं दूसरी तरफ ज़ैंग यही सोच रही थी कि इस लड़की ने यंग मास्टर के साथ अपनी शादी को खत्म कर दिया, यानी कि यंग मास्टर एक बार फिर से सिंगल हो गए, क्या वो मुझसे सगाई करेंगे। ये सोच सोच कर ही शर्म से उसका चेहरा लाल होने लगता है और वो खुद ही को डांटने लगती है कि आखिर मैं क्या सोच रही हूँ। ज़ैंग की ये सारी हरकतें डोंग यांग नोटिस कर रही थी। वो कहती है कि जब पिछली लाइफ में ली वांग वापस आया था मॉडल वर्ल्ड से, तो वो अपने साथ कोई भी पार्टनर लेकर नहीं आया था। इस बार की सिचुएशन काफी ज्यादा अजीब है, क्योंकि ना सिर्फ ये अपने साथ एक लड़की लेकर आया बल्कि पहले से 4 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर आया है। तभी अचानक से ली वांग उसकी तरफ बढ़ते हुए कह रहा था कि तुम्हें ये शादी क्यों खत्म करनी है, क्या मैंने तुम्हारे साथ पहले कभी बुरा सलूक किया है या मैंने तुम्हें अच्छे से नहीं रखा। डोंग यांग तो गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहती है कि हाँ क्यों नहीं, तुमने मेरी पिछली लाइफ बहुत अच्छी बना के रखी थी। उसका ये जवाब सुनकर तो ली वांग काफी उसके क्लोज पहुंचकर कहता है कि मैं तुमसे हमेशा प्यार करता आया हूँ, तुम मुझे ऐसे छोड़ने के बारे में कैसे सोच सकती हो, तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं है। डोंग यांग उससे खुद को दूर करते हुए कहती है कि क्या तुम मुझे अभी भी पहले जैसी बेवकूफ और छली लड़की समझ रहे हो। तो मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं पहले जैसी केयरलेस बिल्कुल नहीं हूँ। ये बोलने के बाद वो एक हाई जंप लगाते हुए अपने डिवाइन सर्कल से ली वांग पर एक पावरफुल अटैक कर देती है। ये अटैक तेजी से ली वांग की तरफ जाता है, पर ली वांग ने इसे अपनी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से ब्लॉक कर लिया था। इसके बाद वो उस अटैक को वापस डोंग यांग की तरफ रिवर्स कर देता है, जिस अटैक से उसका बैलेंस खराब हो गया था। डोंग यांग कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम डिवाइन रियान पर कैसे हो सकते हो, तुम्हें तो शेन्यान रियान पर होना चाहिए था ना। उसकी बातें और कंफ्यूजन से ली वांग समझ आता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लड़की प्रीवियस लाइफ के बारे में बातें कर रही है। ली वांग भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज लगता है ये सोचकर कि ये लड़की जिन चीजों के बारे में बात कर रही है वो मेरे ना होने पर हो सकती थी। फिर अब जानना ये है कि ये सारी चीजें इसे कैसे पता। तभी अचानक से सिस्टम ली वांग के सामने अपीयर होते हुए कह रही थी कि तुम इस लड़की के कॉन्शियस में चल रही सारी चीजें देख सकते हो। ली वांग सच में देखने लगता है कि आखिर इस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है और फिर उसे उस लड़की की मेमोरी से सारी बातें पता लग जाती हैं कि कैसे हमारे ली वांग ओरिजिनल ने उसके साथ कितने घटिया तरीके से व्यवहार किया था। ली वांग अपना सर पीटते हुए कह रहा था कि ये जो रियल ली वांग है इसने तो सच में कितनी गंदे काम कर रखे हैं, अब इस कमीने की गंदगी मुझे साफ करनी पड़ेगी। तभी सिस्टम ली वांग को बताती है कि उसके सामने अब 2 ऑप्शन आएंगे, उसे उनमें से किसी एक को चूज करना है। या तो वो एक पावरफुल स्ट्राइक करके इस डेस्टिनी गर्ल को जान से मार दे, या फिर वो सेकंड ऑप्शन को चूज करते हुए उसे आगे के लिए गाइड करे, क्योंकि इस डेस्टिनी गर्ल को अपनी प्रीवियस लाइफ बहुत अच्छे से याद है। सिस्टम की सारी बातें सुनने के बाद ली वांग मुस्कुराते हुए कहता है कि डेस्टिनी गर्ल को जान से मार दूं, एक ऐसी लड़की जो कि प्रीवियस लाइफ के बारे में सब कुछ जानती है और फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती है, उसे मैं इतनी जल्दी कैसे मारूं। ऑप्शंस तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये बोलने के बाद वो सिस्टम पर क्लिक कर देता है। ली वांग अपने फायदे का सोचते हुए डोंग यांग के लिए सेकंड ऑप्शन को चूज कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें ली वांग को दिखाते हैं जो कि सोंग बाइली के हाथ में मौजूद उस टूटे हुए कड़े को देख रहा था। ये वही कड़ा था जिसमें सोंग बाइली के मास्टर रहते थे, पर उसने उन पे ट्रस्ट खोकर इस कड़े को तोड़ दिया था। तभी ली वांग के सामने गुआनी अपीयर होती है जो ली वांग से पूछ रही थी कि मास्टर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया। ली वांग कह रहा है कि मैंने मास्टर लिंग से तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम इस तरीके के मैजिक वेपन
प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकती हो। मुझे इस ब्रेसलेट को ठीक करवाने में तुम्हारी हेल्प चाहिए। गुआन ये गौर से उस ब्रेसलेट को देखते हुए बता रही थी कि ये तो सोल नरिशिंग इंस्ट्रूमेंट है। इस तरीके के सीक्रेट वेपन में आप किसी भी पावरफुल सोल को रख कर नरिश कर सकते हैं। वो काफी क्यूरियस होकर ली वांग से कहती है कि यंग मास्टर, ये आपको कहाँ से मिला? क्या ये ट्रेजर हंट के दौरान आपको वॉइड सीक्रेट रियल में मिला था? ली वांग मुस्कुराते हुए कहता है कि ऐसा ही कुछ, मुझे ये मेरे किसी ओल्ड फ्रेंड ने गिफ्ट किया है। और फिर वो गुआन ये को सोंग बाइली के बारे में बताता है कि कैसे जब वो ज़ैंग को उसके फादर से बचा रहा था तब सोंग बाइली ने उसे मिसअंडरस्टूड करके उसके साथ फाइट स्टार्ट कर दी थी, और जब उसके सेक्ट एल्डर ने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया और मैं उससे मिलने गया तो वहाँ मुझे उसके मास्टर मिले जो कि उसी के ब्रेसलेट में रहते थे, और इससे मुझे समझ आ गया कि ब्रेसलेट में रहने वाली वो पावरफुल सोल उसे समझा और सिखा रही है। प्रेजेंट में गुआन ये सारी बातें सुनने के बाद काफी इंटरेस्ट ले रही थी। वो कहती है कि आगे उस बंदे का क्या हुआ। ली वांग काफी सीरियस होते हुए बताता है कि मैं चाहता तो उसे जान से मार देता, पर उसका सेक्ट डिस्ट्रॉय होने के बाद मैंने उसे भागने दिया क्योंकि मुझे पता था कि फ्यूचर में वो मुझे पकड़ने जरूर आएगा। ली वांग को सिस्टम सभी तरीके की अपडेट दे रही थी, तो ली वांग को वो स्टोरी पता थी जब उसने सोंग बाइली को खुद के सामने से भागने दिया था। असल में तो सोंग बाइली वहाँ से भागकर एक जंगल में पहुँच जाता है जहाँ जाकर वो रास्ता भटक गया था। उसे वॉइड रियल्म के डायरेक्शन में जाना था, जिससे वो पेड़ पर गुस्सा निकालते हुए कहता है कि मैंने इतनी सारी सीक्रेट बुक्स पढ़ी लेकिन अब मैं इस बड़े से जंगल में आकर फंस गया हूँ। मुझे पता तो है कि मुझे नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाना है, लेकिन ये जंगल इतना बड़ा है कि मुझे रास्ता समझ नहीं आ रहा। तभी अचानक से सोंग बाइली के सर पे एक बड़ा सा फ्रूट आकर गिरता है। उस फ्रूट को देखने के बाद वो बंदा कह रहा था कि क्या किस्मत हो गई है मेरी, अब मुझे फ्रूट्स भी बुली करने लगे हैं। इससे पहले कि वो फ्रूट को लात मार के खुद से दूर करता, वो फ्रूट टूट जाती है 2 हिस्सों में और उसके अंदर से निकलता है डबल क्राउन सीक्रेट ऑर्डर, वही ड्रैगन टोकन। उसे देखने के बाद सोंग बाइली बहुत ज्यादा खुश होते हुए कह रहा था कि क्या बात है, अब तो गॉड भी मेरे साथ है। ली वांग, अब तुम बस मेरा इंतजार करो, अब मैं वॉइड रियल्म की सारी सीक्रेट पावर हासिल करके तुमसे लड़ने वापस आऊंगा। तभी वहाँ सोंग बाइली के सामने 2 मास्क मैन आ जाते हैं जो उससे कह रहे थे कि वो ऑर्डर हमारा है। सोंग बाइली भी कहता है कि ये मैं तुम्हें नहीं देने वाला, तो वो सोंग बाइली के साथ फाइट करने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकाल के रेडी हो जाते हैं। वो आखिरी बार उसे धमकी देते हुए कह रहे थे कि इसे हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। वो दोनों सोंग बाइली से काफी ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए जैसे ही वो अटैक थ्रो करते हैं सोंग बाइली डर जाता है, पर इससे पहले कि वो अटैक उसे हिट करते तभी वहाँ पर मेड्यूसा आ जाती है जो उन अटैक्स को अपनी पावर की हेल्प से डिस्ट्रॉय कर चुकी थी। वो सोंग बाइली के सामने आते हुए कह रही थी कि जो चीज इस लड़के के पास है आज से वो मुझसे बिलोंग करती है। सोंग बाइली तब तो मेड्यूसा की बात मान गया था, लेकिन आगे चल के वो ड्यूल कल्टीवेशन करने के बाद मेड्यूसा को धोखा देकर उससे अपना पीछा छुड़ा लेता है। और इसके बाद की स्टोरी तो हमें पता ही है कि कैसे मेड्यूसा ली वांग के पास आती है और उससे हेल्प लेकर वो फिर से सोंग बाइली के सपोर्ट में आ गई थी, पर सोंग बाइली एक बार फिर उसे धोखा देकर उसके हाथ से बच निकलता है। पर वो बेवकूफ लड़की उसे बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा लेती है, वो भी उसी के हाथों। सोंग बाइली तो इतना कमीना था कि वो अपने मास्टर का भी सगा ना हुआ। ली वांग के साथ फाइट के दौरान में वो अपने मास्टर को ही गलत समझते हुए खुद अपने हाथों से अपने मास्टर की रहने की जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे पहले कि उसके मास्टर मर जाते ली वांग उन्हें बचा लेता है। ली वांग गुआन ये को बताता है कि कैसे उसने मेडुसा की स्पिरिचुअल बॉडी को ट्रैप कर लिया और ली वांग के मास्टर को अपने पास रख लिया। अब शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी सुनने के बाद गुआन ये कहती है कि ये सोंग बाइली नाम का बंदा तो सच में काफी ज्यादा हिपोक्रेट था। उसने अपनी लाइफ में अपने स्वार्थ के अलावा किसी और चीज को तवज्जो नहीं दी। मुझे ना तो मेडुसा के बारे में ज्यादा पता लगा और ना ही सीनियर चैन के बारे में कि आखिर वो दोनों सोंग बाइली का साथ दे क्यों रहे थे। वैसे इस बारे में यंग मास्टर आपको क्या लगता है, आखिर आपने उन दोनों को अपने पास क्यों रखा? ली वांग मुस्कुराते हुए कहता है कि क्योंकि मुझे वो काफी साफ दिल के और अच्छे लोग लगे। उनका फालतू में इस्तेमाल हो रहा था, पर साथ ही वो अपने मन में काफी खुश होते हुए कहता है कि क्योंकि अब मुझे उनके थ्रू काफी ज्यादा पावर भी तो मिलेगी ना, और इसके अलावा उस सोंग बाइली को मारकर मुझे कितने सारे डेस्टिनी वैल्यू भी तो मिले। तभी अचानक से गुआन ये कहती है कि यंग मास्टर आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं, पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि आपको सोंग बाइली की किसी भी चीज को अपने पास रखना चाहिए। मैं जानती हूँ कि ये ब्रेसलेट खास है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इसे डिस्ट्रॉय कर दे ताकि मैं आपके लिए एक दूसरा बना दूं। ये बोलकर वो ली वांग के मना करने के बावजूद भी उस ब्रेसलेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। बेचारा ली वांग गुआन ये की इस हरकत से काफी ज्यादा परेशान था, पर वो उसे कुछ कह भी नहीं पाता। वो तो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि सर पकड़कर कुर्सी पर ही बैठ गया था। वहीं ली वांग की इस हरकत से गुआन ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है।